तो सबसे पहले आता है क्रिटिकल फिनोमेना एंड इंड्यूस आइसोथर्म कर्व। आइसोथर्म कर्व का मतलब कि जब आप प्रेशर और वॉल्यूम के साथ प्रेशर और वॉल्यूम को लेकर कर्व बनाते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्थिर ताप पर, तो वो बनने वाला कर्व कहलाता है आइसोथर्म कर्व। आइसोथर्म का मतलब समतापी ताप समान रहेगा कर्व के दौरान। इसका मतलब आप ताप और आयतन के बीच ग्राफ खींचेंगे ताप को समान रखकर, तो कहलाएगा आइसोथर्म कर्व। आइसोथर्म कर्व डिजाइन किया गया आइसोथर्म कर्व को स्पेसिफिक गैस के लिए अप्लाई किया एंड्रयूस ने, ये देखने के लिए कि जब दाब और आयतन के अकॉर्डिंग आप किसी का कर्व बनाते हैं, उसके गैस से लिक्विड फेज में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसे आइसोथर्म कर्व एंड्रयूस आइसोथर्म कर्व के नाम से जाना जाता है। एंड्रयूस आइसोथर्म कर्व के लिए हमने एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। आपको चार अलग अलग कर्व दिखाई दे रहे होंगे। सबसे नीचे वाला कर्व, उसके बाद दूसरा कर्व जिसमें सी और बी दिखाई दे रहा है, फिर तीसरा कर्व होगा एफ, और चौथा कर्व होता है आपका लास्ट वाला। इस प्रकार से हमने चार अलग अलग टेम्परेचर के बेसिस पे कर्व दिया है। पहला 0 डिग्री सेल्सियस का कर्व है, जो कि धीरे धीरे आपका वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर डिक्रीज होते जाता है। दूसरा कर्व 21 डिग्री सेल्सियस पर है, तीसरा कर्व 31 डिग्री सेल्सियस पर है, और चौथा कर्व 50 डिग्री सेल्सियस पर है। यहाँ पर जिस गैस के लिए हम लोग कर्व खींच रहे हैं वो गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इसमें हमने कर्व में इसका नाम इंडिकेट भी किया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमने ये कर्व डिजाइन किया हुआ है। ये कर्व डिजाइन किया था एंड्रयूज ने। क्या था इस कर्व का बेसिक कंसेप्ट, और आगे हम इस कर्व के बारे में क्या समझेंगे, इसके लिए पहले देख लेते हैं। बेसिकली यह कर्व डिजाइन किया गया था कार्बन डाइऑक्साइड का, जब अलग अलग टेम्परेचर को रख के उसका प्रेशर को डिक्रीज किया जाए या प्रेशर को इंक्रीज किया जाए, डिक्रीज या इंक्रीज किया जाए, तो एक पर्टिकुलर टाइम टेम्परेचर के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली हमारा लिक्विफिकेशन प्रोसेस जो होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक पहला टेम्परेचर पे और दूसरा प्रेशर पे। टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है, जिसमें से हम ये जानते हैं, आपको पता होगा कि टेम्परेचर को डाउन करना पड़ता है और प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है, तब जाकर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर वो गैस जो है वो अपना वॉल्यूम को सिंक्रोनाइज करेगा, कम करेगा, संपीड़ित होगा, कंप्रेस होगा, और तब जाकर वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम भी इनडायरेक्ट तौर पर लिक्विफिकेशन प्रोसेस का पार्ट हो जाता है। तो आप ये देखेंगे कि हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड का हमने एक कर्व डिजाइन किया हुआ है, जिसमें हमने एक पॉइंट एफ दिया हुआ है। पॉइंट एफ वो पॉइंट होगा जो कि 31 डिग्री के लिए किया गया, जो कर्व हमने जो खींचा हुआ है उसमें पॉइंट एफ मैक्सिमम पॉइंट होगा, जिसमें एक आपको पैराबोला का क्या दिखाई दे रहा है, कर्व बनते दिखाई दे रहा है सबसे नीचे, उसके बाद दूसरा नंबर और तीसरा, तीन कर्व को कनेक्ट कर रहा है। तीनों कर्व में हमने सबसे पहले इसे 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा, तो हमने देखा कि अभी भी किस में कन्वर्ट था, किस फॉर्म में था, वेपर फॉर्म में ही था। इसका मतलब गैस ही था वो। कितना डिग्री टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन अभी भी वो किस में कन्वर्ट नहीं हुआ था, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ था। दूसरे स्टेट में हम जब गए तो हमने देखा कि वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हुआ 21 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से किस में कन्वर्ट नहीं हुआ है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो हमने इसका टेम्परेचर क्या किया और इंक्रीज किया, तो हमने देखा, हेलो, हाँ पूछो। हेलो, किसी का आवाज क्लियर नहीं आ रहा है श्रेयन। डाउट रहेगा चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं आप लिखने के लिए, ठीक है। श्रेयन चैट बॉक्स का यूज करो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारा। चैट बॉक्स का यूज करो, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो हम जब अलग अलग टेम्परेचर पर इसके लिए कर्व प्लॉट करते हैं, जैसे 0 डिग्री, बेटा श्रेयन मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो टाइप करो, टाइप, ठीक है। तो मैंने कहा 0 डिग्री सेल्सियस पर जब हमने इसका कर्व प्लॉट किया, स्टार्ट किया, तो हमने देखा कि कर्व में सबसे निचले जो हिस्से है, जहां पे मैंने उसे ये दिया हुआ है, इंडिकेट किया हुआ, ये वाला जो हिस्सा दिखेगा आपको, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को लेकर छोड़कर बाकी सभी हिस्से में वो क्या था, वेपर फॉर्म में था। मतलब
इसके प्रेशर के ऊपर और इस प्रेशर के नीचे, दोनों प्रेशर और के नीचे में वो प्रेशर और वॉल्यूम के रेंज में वो किस फॉर्म में था, वेपर फॉर्म में था या गैस फॉर्म में था, बस इसी फॉर्म में क्या था वो लिक्विड में था। और जैसे ही ये यहाँ से इसका प्रेशर डाउन हुआ या वॉल्यूम नीचे आया, इसका वैल्यू वैल्यू तो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में फिर कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमने देखा कि बस इतने रेंज में अगर वो केवल लिक्विड फॉर्म में है तो क्यों ना टेम्परेचर को इंक्रीज करके देखा जाए। तो हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज करके देखा। इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे वो वेपर फॉर्म में होगा क्योंकि हमने प्रेशर उतना नहीं दिया था। फिर 21 डिग्री सेल्सियस पर हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाकर फिर हमने प्रेशर को धीरे धीरे क्या करना शुरू किया, कम करना शुरू किया। तो प्रेशर को हमने धीरे धीरे जब हम करेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, तो एक पर्टिकुलर रेंज के बाद वो फिर क्या हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। वो लिक्विड में दूसरे हिस्से जिसमें हमने इसे सी और बी नाम दिया हुआ है, कर्व डी सी बी ए कहते हैं, जिसमें डी वाला वर्ड यूज किया गया है, जिसमें हमने इसे इंडिकेट किया हुआ है। और उसके बाद तीसरा जो अंतिम कर्व है जिसमें मैक्सिमम पॉइंट आपको मिलेगा कौन सा, एफ। इस पॉइंट पर भी 31 डिग्री सेल्सियस पर इस पॉइंट पर भी वो किस फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में। लेकिन हमने जैसे ही देखा कि डिग्री हमने टेम्परेचर डिग्री 50 डिग्री किया, इसके बाद ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया पूरी तरह से। अब ये लास्ट वाले कर्व जो आपको दिखाई दे रहा है जिसको हमने 50 डिग्री रखा है, उस कर्व में ये बिल्कुल भी किसमें नहीं था, गैस फॉर्म लिक्विड फॉर्म में नहीं था। तो ये आप ये वाला कर्व, जिस कर्व में सी एफ बी जो है आता है नीचे से, जिसमें उसके नीचे और उसके ऊपर पूरी तरह वो गैस होता है, बस इसी कर्व के अंदर वो कौन से फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो वो मैक्सिमम पॉइंट टेम्परेचर जिसके ऊपर उसे लिक्विड में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं होगा, वो मैक्सिमम 31 डिग्री 31.1 डिग्री टेम्परेचर। इस ग्राफ का सबसे मैक्सिमम पीक पॉइंट, जो पैराबोला आपका ग्राफ बना है उसका मैक्सिमम पीक पॉइंट एफ है, जो कितना टेम्परेचर पे है, 31 डिग्री टेम्परेचर पर है। इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि इस पॉइंट का डिस्कशन आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट्स को इसलिए इंडिकेट किया क्योंकि इस पॉइंट से आगे वो पूरी तरह से क्या था, गैस, और इस पॉइंट के नीचे वो पूरी तरह क्या था, लिक्विड था। इसलिए पॉइंट एफ को डिसोसिएशन पॉइंट भी कहा जाता है, जिसको क्रिटिकल पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है, ठीक है। कौन सा वाला, पॉइंट ए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर वो पूरी तरह से गैस था और इस पॉइंट के नीचे वो पूरी तरह से क्या था, लिक्विड था। इसका मतलब ये कि पॉइंट एफ उसके लिए क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा, जो आगे हमारा काम आएगा, ठीक है। ये कर्व जो जिसने दिया उसका नाम था एंड्रयूज। हालांकि ये अभी हमने केवल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देखा है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे कर्व पे काम किया था, मतलब अदर दूसरे गैसेस पर भी अपने काम किए थे, जिसके अंतर्गत आपका अमोनिया गैस आता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सारे गैसेस आते हैं। तो सभी गैस के लिए जो कर्व मैक्सिमम पॉइंट एफ आया वो अलग अलग होता है। मतलब मैंने अभी कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जांपल के तौर पे लिया, अगर आप दूसरा एग्जांपल लेंगे, मतलब अगर आप ये कंडीशन लेते हैं हीलियम के लिए, तो इसके लिए 5.3 डिग्री केल्विन आएगा। अगर हाइड्रोजन के लिए देखेंगे तो 33.3 केल्विन आएगा। अभी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देखा तो ये 304 केल्विन आएगा, अगर आप इसे केल्विन में कन्वर्ट करके निकालेंगे तो। अमोनिया के लिए यही 405 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए यही 430 होता है, वाटर के लिए 647 होगा, और मरकरी जैसे कंपाउंड के लिए 1735 होता है। इसका मतलब सभी के लिए ये क्रिटिकल पॉइंट्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं सभी के लिए। इस कर्व में जो डिजाइन किया गया कर्व है ऑलमोस्ट सेम बनेगा, लेकिन पॉइंट सबके लिए क्या आएंगे, अलग अलग आते हैं। अगला आता है इसमें कि इस ग्राफ में हमने ये देखा कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच हमने अलग अलग टेम्परेचर में जो कर्व खींचा है, अलग अलग टेम्परेचर पे, 0 के टेम्परेचर पे, 21 डिग्री पे, 31.1 पे और 50 डिग्री सेल्सियस पर देखा है, तो हमें जो कर्व मिला वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो कर्व प्राप्त हुआ उसको एंडोथर्म कर्व कहते हैं, ये याद रखें, ठीक है। अगला आता है आपके लिए, वो है कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। इसको अवस्था सातत्य कहते हैं। अवस्था सातत्य मतलब यह है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए वो कंटिन्यू क्या होगा। तो आपने ग्राफ में देखा कि कर्व सी बी, मैं एक बार एग्जांपल और दिखा देता हूं आपको। ग्राफ में देखा आपने, ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है जिसमें हमने सी बी टर्मिनोलॉजी यूज किया हुआ है, देखिए इसमें सी और बी को देखिए, आप बेसिकली इसी को देखिए ना, सी और बी बस को। तो सी और बी में आप देखेंगे कि सी बी एक ऐसा रेंज था जो कि हमने 21 डिग्री पे निकाला था, जिसके अंतर्गत वो पूरी तरह से
लिक्विड स्टेट में था, उसके ऊपर भी और उसके नीचे भी, उसके ऊपर और उसके नीचे। तो ग्राफ में अपने कर्व सीबी में जो पॉइंट ए आपको दिखाई दे रहा होगा, पॉइंट ए मतलब कहां से शुरू हुआ है, वो ए से शुरू होता है और बी की तरफ जाता है। ए से लेकर बी सी, श्रेयन कौन है? तो कर्व ए बी सी डी की तरफ आप जाइए, इस प्रकार से आप कर्व लेते जाइए, आपको देखने को मिलेगा कि कर्व में सी बी पॉइंट ए को गैस का हाई कंप्रेशन स्टेट माना जाता है, क्योंकि उसमें उस रेंज में सीबी के ऊपर और सीबी के नीचे पूरी तरह से, सीबी के ऊपर वाला पॉइंट, सीबी के ऊपर वाले पॉइंट्स और सीबी के नीचे वाले पॉइंट में वो पूरी तरह से क्या होता है, एक ही अवस्था में रहता है, कंटिन्यूटी में रहता है। साथ ही पॉइंट ए सिस्टम की लिक्विड स्टेट को भी इंडिकेट करता है, व्यक्त करता है। अतः यहाँ पर द्रव और गैस के अंतर को स्पष्ट नहीं करता। मतलब सीबी एक ऐसा रेंज है जहां से लिक्विड और गैस को आप आइसोलेट नहीं कर सकते, वहां पर वो पूरी तरह से क्या होता है, लिक्विड होता है। तो कर्व में सीबी वाला जो कर्व मिलेगा उसे कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट कहते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट का मतलब जहां पर वो अपनी अवस्था में, या ऐसी अवस्था या ऐसा जगह, ऐसा स्पेस एरिया जहां से आप पर्टिकुलर कंपाउंड में उसके दो अलग अलग फेस, लिक्विड और गैस फेस में डिफरेंशिएट ना कर पाए, तो वो स्टेट कहलाएगा कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। मैंने एक बार और रिपीट कर देता हूं इसको, कि जिस स्टेट पर आप किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए उनके दोनों अलग अलग फेसेस को डिसोसिएट ना कर पाए, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर हो सकता है वो, तो वो क्या कहलाता है, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट कहलाता है। इसके ऊपर और इसके नीचे का आप नहीं बता सकते, लेकिन इस पॉइंट पर आप बिल्कुल लिक्विड और गैस के फेजेस में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। दैट्स पॉइंट इज कॉल्ड द कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। उसके बाद आपका आता है क्रिटिकल फिनोमेना, क्रांतिक अवस्था। क्रांतिक अवस्था में तीन चीजें पढ़ते हैं हम। सबसे पहला कहलाता है आपका क्रिटिकल टेम्परेचर, दूसरा है क्रिटिकल प्रेशर और तीसरा है क्रिटिकल वॉल्यूम। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या कहलाता है, क्रांतिक ताप क्या कहलाता है, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, चाहे आप प्रेशर कितना भी क्यों ना बढ़ा दें, वह उस गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। मतलब जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देखा, ये कितना था, 31.1 डिग्री सेल्सियस। ये ऐसा टेम्परेचर था जिस टेम्परेचर पर आपने उसे किसमें कन्वर्ट किया, लिक्विड में। लेकिन इस टेम्परेचर के ऊपर उसे आप क्या नहीं कर सकते, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, चाहे आप प्रेशर को कितना भी क्यों ना बढ़ा दें। इसका मतलब ये टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए क्या कहलाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाएगा। अलग अलग गैसों के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर अलग अलग होगा, याद रखना, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे गैस के दाब को वृद्धि के द्वारा दबित किया जाता है। मतलब इस टेम्परेचर के नीचे, इस टेम्परेचर के नीचे उसके दाब को आप इंक्रीज करके उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आप याद रखें। लेकिन इस टेम्परेचर के ऊपर आप उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट जहां से ऊपर आप क्या नहीं कर सकते, उसे लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, चाहे प्रेशर को कितना भी इंक्रीज कर दें, वो पॉइंट या वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर। बेसिकली क्रिटिकल टेम्परेचर को हम लोग टीसी, कैपिटल टी स्मॉल सी से इंडिकेट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यह वैल्यू 31.1 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब अभी मैंने केवल किसका एग्जांपल लिया, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर आप दूसरे गैस का एग्जांपल लेंगे तो उसके लिए वैल्यू क्या आएगा, अलग आएगा। ये कहलाता है आपका क्रिटिकल टेम्परेचर। दूसरा पॉइंट आता है आपका क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल टेम्परेचर वह किसी गैस को लिक्विड करने के लिए जो रिक्वायरमेंट प्रेशर होगा वो कहलाएगा क्रिटिकल प्रेशर। जैसे मान के चलिए कि जिस टेम्परेचर पर मैंने 31 डिग्री 1 पॉइंट पर मैंने क्या किया, लिक्विड में कन्वर्ट किया। तो इसमें इस पॉइंट पर जब मैंने इस टेम्परेचर पर जब मैंने किसी को लिक्विड में कन्वर्ट किया, तो इसके लिए जितना अप्लाई मैंने जो उसमें प्रेशर किया है अप्लाई, वो पूरा का पूरा प्रेशर क्या कहलाएगा, आपका क्रिटिकल प्रेशर कहलाएगा। मतलब इनिशियल प्रेशर, जो जैसे ही वो प्रेशर कनेक्ट होगा और वो टेम्परेचर के साथ कनेक्ट होगा, कॉलम का क्रिटिकल प्रेशर को इंडिकेट किया जाता है पीसी से। क्रिटिकल प्रेशर याद रखना चाहिए, ये क्रिटिकल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा आता है आपका क्रिटिकल वॉल्यूम, पीसी से इंडिकेट करते हैं। तीसरा आता है क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल
किसी गैस के लिए 1 मोल का जो उसका वॉल्यूम होगा वही उसका क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाएगा। मतलब हम दो चीजें कैलकुलेट कर लिए, पहला आपका क्रिटिकल टेम्परेचर और दूसरा क्रिटिकल वॉल्यूम। तो अगर आप क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल वॉल्यूम जो है फाइनलाइज कर देते हैं, भाई किसकी आवाज थी अभी जो अनम्यूट किया गया था? सोशल मीडिया कौन? तो ये कौन है, कौन जोड़ता है यहाँ से? हमारे यहाँ तो लिंक किसी के बाहर गया नहीं है, तुम ही लोगों के बीच में हो रहा है। सोशल माफिया किसका नाम है? ठीक है, मैं बाद में इस पे से काम देखता हूँ किसके किसके नाम पे अकाउंट है। ठीक है। अ, चलिए मैं फिर वापस अपना ये शेयर कर रहा हूँ, रुको एक प्लीज जस्ट अ मिनट। हम जिस पॉइंट पे चर्चा कर रहे थे वो था आपका क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम मैंने बताया कि क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर किसी भी गैस का 1 मोल में उसका जितना उसका वॉल्यूम आता है, 1 मोल गैस के लिए जितना वॉल्यूम आएगा वो क्या कहलाएगा, उसका क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है। क्रिटिकल वॉल्यूम को इंडिकेट किया जाता है वीसी से। तो हमारे लिए तीन चीजें आती है। पहला क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर फुल्ली इंडिपेंडेंट है, लेकिन याद रखना होगा कि क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। टीसी पहला वैल्यू, दूसरा आप निकालेंगे कौन सा, पीसी, और तीसरा आप निकालेंगे वीसी। तो इसका डिटर्मिनेशन किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से इसकी कैलकुलेशन करना है, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं वॉन्डर वॉल इक्वेशन को। आप जानते हैं वॉन्डर वॉल इक्वेशन फॉर 1 मोल गैस के लिए आता है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस बी इज इक्वल टू होता है आर टी फॉर 1 मोल गैस। तो 1 मोल गैस के लिए ये हमारा फॉर्मूला है। अब आप इसमें मल्टीप्लाई करते जाइए P का V के साथ, P का V के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, PV आएगा। फिर ए अपॉन वी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, V के साथ, तो ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू क्या आएगा, V, माइनस P का मल्टीप्लाई करेंगे B के साथ तो PV आ जाएगा माइनस, और ए अपॉन वी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे B के साथ तो हो जाएगा ए अपॉन वी स्क्वायर बी। आर टी को हमने इस तरफ पक्षांतर कर दिया इस छोर में, तो माइनस आर टी हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये वाला इक्वेशन मिलेगा। इसमें v और v कैंसिल होने के बाद आपको इक्वेशन नंबर क्या मिलता है, फर्स्ट मिलता है। इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या किया, पूरे इक्वेशन को v स्क्वायर अपॉन p से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया v स्क्वायर अपॉन p से। कारण हमारा ये था कि हमें एक नए इक्वेशन में कन्वर्ट करना था, रीजन मैं बताऊंगा बाद में। v स्क्वायर अपॉन p से जब इसे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो p और p क्या हो गया, इसमें कैंसिल हो गया। ऊपर का p और नीचे का p क्या हुआ, कैंसिल हुआ। इसमें एक v जो है ऊपर वाले v के साथ कैंसिल हुआ, फिर p और p कैंसिल हुआ, फिर v स्क्वायर और v स्क्वायर कैंसिल हुआ। इस प्रकार से हमें इक्वेशन नंबर क्या मिला, 2 मिला। हालांकि इक्वेशन नंबर 2 अभी फाइनलाइज नहीं है, क्योंकि हमने इसे अरेंज करना है। सबसे पहले हमने इसे अरेंज करना है, रीअरेंज करना है। रीअरेंज तो हुआ नहीं है, तो रीअरेंज करने के लिए हमने इसे रीअरेंज किया, और रीअरेंज करने पर हमें एक नया समीकरण मिलेगा। रीअरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, v स्क्वायर के असेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम में लिया। सबसे पहले v के घात 3 को, फिर v के घात 2 को, फिर v को लिया। देखो v के घात 3 में कौन है, ये का अकेला ये है। v के घात में 2 है, ये वाला भी है और ये वाला भी है, तो दोनों एक साथ आएगा। और v वाला केवल एक ही है, a अपॉन v अपॉन ए वी अपॉन पी वाला। तो ये दोनों v स्क्वायर वाला और v क्यूब वाला और p वाला, ये तीनों को लाइन से हमने अरेंज किया। तो सबसे पहले आपका अरेंज करने पर आएगा v के घात 3 वाला, फिर v स्क्वायर वाला है b प्लस आर टी अपॉन पी आएगा, फिर v के घात आएगा a अपॉन पी इंटू वी, और उसके बाद आएगा लास्ट वाला जिसमें कोई भी v का मल्टीप्लाई फैक्टर नहीं है। ये रीजन आपको याद रखना पड़ेगा कि हमने वॉन्डर वॉल इक्वेशन से स्टार्ट किया और हमें एक नया समीकरण मिला, इक्वेशन नंबर 3, याद रखना इसको, ठीक है। इसमें v 3 मान देता है, ये बस आपको याद रखना है। एक v क्यूब का मान देता है, एक v स्क्वायर का मान आएगा और एक v का मान आएगा। इसको हमने यहीं पे छोड़ा। उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि क्रिटिकल पॉइंट पर जिस ताप और दाब पर हमने 1 मोल गैस के लिए जो वॉल्यूम निकाला था, वो वॉल्यूम अब क्या कहलाता है, क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है। मतलब वो उसका जो नॉर्मल v था वो क्या कहलाता है, vc के नाम से जाना जाता है। मतलब v इज इक्वल टू क्या हो जाता है, vc हो जाता है। vc को पक्षांतर करेंगे तो आपको v माइनस vc मिलेगा।
फिर हमने घनमूल लिया। घनमूल लेने का कारण यह था कि हमारा समीकरण में v का घात 3 था, तो हम यहाँ पे भी v का घात 3 देखना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने समीकरण में 3 का क्या लिया, घन लिया। घन को एक्सपांड किया, क्यूब को एक्सपांड किया, विस्तार करने पे हमें मिला v के घात 3 माइनस vc के घात 3, ये 2 बार मिलेगा, ठीक है। v का घात 3 माइनस vc का घात 3, और उसके बाद मिला माइनस 3vc v स्क्वायर प्लस 3vc स्क्वायर v, ये 2 चीजें मिलेगी। इसका मतलब हमें समीकरण 5 में भी आपको v क्यूब, v स्क्वायर और v, 3 चीजें मिली हैं। यहां पर भी हमें v क्यूब, v स्क्वायर और v मिला है। याद रखना समीकरण 3 और समीकरण 5 को आपस में क्या करना है, कंपैरिजन करना है। वहां के v के घात 3 को समीकरण 3 के v के घात 3 को समीकरण 5 के साथ तुलना करना है। समीकरण 3 के v के घात 2 को समीकरण 5 के v के घात 2 के साथ तुलना करना है। वैसे ही समीकरण 3 के v को समीकरण 5 के v के साथ क्या करना है, तुलना करना, कंपेयर करना है। कंपेयर करने पर आप देखेंगे कि इस समीकरण में जो आपने समीकरण 3 लिया हुआ है, जो समीकरण आपने 3 लिया था, समीकरण 3 में जहां जहां पर आपको टीसी, टी और पी दिखाई दे, सभी जगह में आपको क्या रखना है, टीसी और पीसी रखना है। कहां कहां पर, जहां जहां पर आपको टी और पी दिखाई दे, वहां वहां पे टी की जगह में टीसी और पी की जगह में पीसी करना है, क्योंकि हम वीसी कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। इसलिए समीकरण 3 आपको नए तरीके से नजर आएगा समीकरण 6 के रूप में। अब आप तुलना करना शुरू कीजिए। v क्यूब के साथ तो कोई भी नहीं है, इसलिए v क्यूब का कंपैरिजन करना है नहीं आपको, पर v स्क्वायर में देखें आप, v स्क्वायर के समीकरण 6 में, v स्क्वायर के समीकरण 6 में b प्लस आरटीसी अपॉन पीसी है, और समीकरण 5 में केवल और केवल क्या है, 3vc है। देख लीजिए आप समीकरण 5, समीकरण 5 देखिए, v स्क्वायर के साथ कौन है, केवल 3vc है, तो 3vc बराबर किसके हो जाएगा, b प्लस आरटीसी अपॉन पीसी से हो जाएगा, ये समीकरण 7 होगा। उसी प्रकार v वाले घात की तुलना करेंगे तो हमारा 3vc स्क्वायर अपॉन a अपॉन पीसी आएगा। कैसे, v के साथ कौन है देख लीजिए, 3vc का स्क्वायर है, तो 3vc का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, a अपॉन पीसी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 8वां समीकरण है। उसके बाद समीकरण जिसमें एक भी घात नहीं है, बिना घात वाला है, वो बिना घात वाले में कंपेयर करेंगे, vc क्यूब इज इक्वल टू ए बी अपॉन क्या आएगा, pc आएगा, तीसरा नंबर का समीकरण आएगा। तो समीकरण 7, 8 और 9 को अच्छे से याद रखिएगा, ये आगे बहुत अच्छे से काम आने वाला है। समीकरण 7, समीकरण 8 और समीकरण 9, इक्वेशन 7, 8 और 9, 7, 8, 9 और समीकरण के आधार पर हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए, तो अगला आता है समीकरण 8 और 9 को आपस में भाग देना है, 9 को 8 के साथ भाग देना है, डिवाइड किया मैंने। मुझे निकालना है 3 मान, टीसी, पीसी और वीसी। तो मैंने समीकरण देख लीजिए यहीं पे, समीकरण ये 8 और समीकरण 9, 9 में मैंने 8 को भाग दिया, तो डिवाइड करने पर देखिए यहाँ पे भाग दिया, तो ऊपर में वीसी का क्यूब आएगा, नीचे वीसी स्क्वायर आएगा, तो एक वीसी 2 और वीसी का घात 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से ए और ए कैंसिल, पीसी और पीसी के केवल बेटा इंटरनेट कनेक्शन होगा, चेक कर लो, ठीक है अपना, जिसको भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, या मेरा नाम जहां पे दिख रहा होगा उसमें, तो उसमें जाके पिन करोगे तो आपको दिखाई देगा। चलिए ठीक है, हमने 9 इक्वेशन नंबर 9 के साथ 8 को क्या किया, डिवाइड किया। डिवाइड करने पर मिला vc अपॉन 3 इज इक्वल टू b, क्योंकि इस सेक्शन से केवल b बचा है और इधर से केवल क्या बचा है, vc बचा हुआ है, ठीक है। तो vc अपॉन 3 इज इक्वल टू b, तो 3 को पक्षांतर कीजिए तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 10 आ जाएगा। vc का मान आ गया, vc इज इक्वल टू हो जाएगा 3b। क्लियर हुआ। तो अब उसके बाद हमें vc के मान 3b को कहां रखना है, समीकरण 9 में वापस रखना है। समीकरण 9 क्या था हमारा, vc क्यूब इक्वल टू ए बी अपॉन पीसी, तो जहां vc था उसके जगह मैं 3b रखूंगा। 3b रखने पर 3b का क्यूब इज इक्वल टू ए बी अपॉन पीसी, तो 3 का घात 3 और b का घात 3, तो 3 का घात 3 मतलब 3 3 9, 9 3 27, तो क्या हो जाएगा 27b स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पीसी, जहां पर b, एक b और b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, तो pc को ऊपर ले जाइए और 27b को नीचे ले आइए, तो pc का मान आ जाएगा समीकरण 11, समीकरण 11 pc इज इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन 27b का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें pc का मान भी निकल गया। तीसरा मान बचा, इसका नाम है तीसरा बचा है हमारा कौन सा, टीसी। समीकरण 7 में 3vc इज इक्वल टू बी प्लस आर टी सी, पीसी में पीसी और वीसी दोनों के मान को हमने रखा,
VC की जगह में क्या रखना है 3B, और TC की जगह में क्या रखना है हमारा, PC की जगह में क्या रखना है A/27B², जो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला। ये दोनों रखने पर आप देखेंगे, दोनों मान रखने पर आप देखेंगे कि ये 3 3 का 9 हो जाएगा, 9B हो जाएगा, और 9B में AB को इधर क्या कर दो, पक्षांतर कर दो, तो 9B माइनस क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, इज इक्वल टू इसमें 27B² नीचे था वो कहां चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब उसके बाद 9B में 1B माइनस हुआ, कितना बचा, 8B बचा, 8B में एक B, और इधर का 27B का एक B क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये इधर का। अब इधर केवल क्या बचा, 8 बचा। 8 की तरफ A को क्या कीजिए, पक्षांतर कीजिए, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8A, इधर क्या जाएगा RTC इंटू 27B। मुझे केवल क्या निकालना है, TC निकालना है, तो TC को छोड़ के बाकी सबको पक्षांतर कर दीजिए, तो इसमें क्या बचा 27B और क्या बचा R, ये सब कहाँ जाएंगे, नीचे। तो TC इज इक्वल टू हो जाएगा 8A अपॉन क्या आ जाएगा 27RB। TC PC और तीनों का मान। अब यहीं पे मैं दूसरे मान को दिखा देता हूं तो आपको आपके दिमाग में आए। सबसे पहले हमने क्या निकाला, VC निकाला। VC का मान कितना आया 3B, ये निकाल लिया है हमने। और उसके उसके तुरंत बाद हमने क्या निकाला, पीसी का मान निकाला। पीसी का मान क्या है A/27B²। तो ये तीनों मान हमारा निकल गया। लेकिन ये तीनों मान को याद रखना एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। टीसी पीसी और वीसी तीनों के तीनों वांडरवाल स्थिरांक पे डिपेंड करते हैं। सब में ए या बी है या ए बी दोनों है। जैसे वीसी के लिए आपको बी जानकारी होना जरूरी है, और पीसी के लिए ए और बी दोनों की जानकारी जरूरी है, और टीसी के लिए ए और बी दोनों की जानकारी जरूरी है। लेकिन यदि मान लो हमें ए और बी की जानकारी ना हो तो हम इसे कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें आपस के संबंध देखने पड़ेंगे। आपस के संबंध मतलब इन्हें आपस में किस प्रकार से कैलकुलेट करके इसके मान को आपस में निकाला जाए, टीसी पीसी और किसके मान को, वीसी के मान को। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपस में इसके मान को रखना पड़ेगा कैलकुलेट करने के लिए। कैसे रखेंगे इसके मान को, तो सबसे पहले तो हमने बताया कि हमारे पास वैल्यू जो था कौन सा 3VC इज इक्वल टू VC अपॉन 3 और प्लस RTC अपॉन PC। ये कहां से आपको पता है, समीकरण 7 था, 3VC इज इक्वल टू B प्लस RTC अपॉन क्या था, PC था। तो वहां पे मैंने B का मान, क्या मान, B का कौन सा मान, VC अपॉन 3 वाला मान मैंने वहां पे पुट किया, और ये मान पुट करने पर मुझे मिला 3VC इज इक्वल टू VC अपॉन 3 प्लस RTC का मान मुझे मिला। इस मान को सॉल्व करूंगा तो आप देखेंगे कि मैं वाला ये वाला सेक्शन को अगर मैं पक्षांतर कर देता हूं, जैसे कैसे करेंगे इसको, मैं ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है मैं पक्षांतर कर दिया। क्यों पक्षांतर किया, क्योंकि आपको पता है कि इसमें भी VC इसमें भी VC है, तो क्या हो जाएगा 3VC माइनस VC अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या बचेगा RTC अपॉन PC। समझ आया। अब यहां से क्या कीजिए, यहां से आप 3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 3 3 का 9VC हो जाएगा। 9VC माइनस क्या हो जाएगा 9VC, हाँ 9VC माइनस VC अपॉन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा ये 9VC सॉरी माइनस VC अपॉन 3 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या RTC और अपॉन PC। अब यहां से 9VC में एक VC कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 8 बचेगा, तो हो जाएगा 8VC अपॉन 3 इज इक्वल टू हो जाएगा RTC अपॉन PC। और यहां से तुम क्या करो, VC को पक्षांतर कर दो, नीचे कर दो इसको, तो VC अगर किधर आएगा, नीचे आएगा, इधर PC में नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, क्या आएगा इसके लिए आंसर क्या आएगा, हाँ क्या, अब मैं फाइनल बता देता हूं इसका, PC VC ले आएंगे आंसर में, ठीक है। तो इसको मैं फाइनल लिख देता हूं, ज्यादा समझ में आ गया क्या लिखना है। तो ये तो आपका PC वाला वैल्यू, तो आप VC को पक्षांतर करेंगे तो लिख सकते हैं RTC अपॉन PC VC इज इक्वल टू 8/3। इसमें हमें बिना AB की मदद से एक दूसरे का मान निकाल सकते हैं। मतलब इनमें से अगर हमको दो मान पता है, जैसे TC और PC पता है तो VC निकल जाएगा, TC और PC पता है तो आपका VC निकल आएगा।
क्योंकि आर तो आपको हर बार पता रहेगा ना, तो ये आपको कई बार पूछेगा कि आपस में इनके क्या संबंध है, तो इस प्रकार से इनका संबंध आप निकाल सकते हैं। ये कहलाएगा आपका टीसी पीसी और वीसी के मान ज्ञात करने के तरीके, किस प्रकार से आप इनके मान को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है।